अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे कराची से मुताल्लिक। वजीर आजम ने कराची सर्कुलर रेलवे के पहले फेज का संगे बुनियाद रख दिया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस मौके पर कहा गया कि मुल्क की खातिर विफाक और सिंध हुकूमत को एक होकर चलना होगा। अब सवाल यह है कि KCR का ये जो मंसूबा जिसका संगे बुनियाद रख दिया गया है, इससे जो कराची की आवाम है, खासकर जो ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला है, इसमें किस हद तक बेहतरी आएगी। 1.5 करोड़ आबादी का देरीना मसला क्या हल होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, वजीर आजम की जानिब से जो पेशकश की गई कि कराची के मसाइल के हल के लिए जिस अंदाज में विफाक एक्टिव हो रहा है, और फिर सिंध हुकूमत को यह कहा गया कि इख्तलाफात भुलाकर जो सूबे के मसाइल हैं, खासकर सिंध के जो मसाइल हैं, इसमें एक होकर मुत्तहिद होकर काम करने की जो पेशकश है, ये कितनी अहम है, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए की जंग तो पहले ही मौजूद थी, लेकिन अब इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। हमने देखा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से मरियम नवाज साहिबा 3 दिन जिस अंदाज में बयान दे रही थी, उनकी जानिब से तो ये तक कहा गया कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज जब हमजा शहबाज से ये सवाल किया गया तो हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया कि ये दुरुस्त फैसला था, ये पार्टी का फैसला था। अब हम देख रहे हैं कि इस मामले पर हमजा शहबाज और मरियम नवाज आमने सामने आ गए हैं। जरा आपको सुनवाते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने 3 दिन पहले क्या दिया और गुज़िश्ता रोज हमजा शहबाज ने इस हवाले से क्या मौक़िफ़ दिया। सुनिएगा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था और कौमी मुफाद को मलूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं समझता हूँ कि कौमों की जिंदगी में ऐसे मामला आते हैं जब मुल्क की मुफाद जो है वो जाती मुफादात से बालातर रखना चाहिए, और मैं आपकी बात का जवाब दूंगा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। अब नाज़रीन, बैक टू बैक बयानात आपने सुने। हमजा शहबाज कुछ और बात कर रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा कुछ और बात कर रही हैं। ये सारा मुस्लिम लीग नून के अंदर चल क्या रहा और ये पार्टी को कितना डैमेज कर रहा है, सारे मामले पर तफसील से बात करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आपसे आगाज करती हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा कराची और कराची सर्कुलर रेलवे के पहले फेज का संगे बुनियाद कर दिया गया है। सर, ये कितना अहम है और क्या 1.5 करोड़ आबादी का ये जो शहर है कराची, क्या इसके मसाइल हल होने जा रहे हैं? दूसरा सर, ये जो सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने के हवाले से बात की है, इख्तलाफात भुलाकर काम करने के हवाले से बात की है, ये कितना अच्छा जेस्टर है आप समझते हैं? सोनिया, देखें, कहने की हद तक, सुनने की हद तक तो कानों को बहुत भला लगा ये सब कुछ। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जी आए, सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। काश अब इनके आने के जाने के बाद जब वापस आएंगे ये सूरत हाल क्या रहती है, टायराड किस पार्टी की तरफ से पहले खोला जाएगा एक दूसरे के खिलाफ, ये बात की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, ऑन द फेस ऑफ इट तो ये बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अच्छी बात है कि भी सियासी मफादात अपनी जगह होने चाहिए। जब कराची की बात हो और उस हवाले से ख़ास तौर पे मिल के बैठ के करने की बात हो तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई बात नहीं। दूसरी बात, अली परवेज मलिक साहब, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि कराची जो 2.25 करोड़ लोगों का शहर है, 70% रेवेन्यू देने वाला शहर है, मतलब वो सियासी तौर पे मैं कहता हूँ इतना बेबस कर दिया गया है। सब ने कराची के बेबस लोगों पे सियासत की है। माज़रत के साथ, कोई पार्टी हो, ठीक है ना, छोटा काम हो बड़ा काम हो, उसको कैश कराना, उसके ऊपर कैपिटलाइज करने की बात होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट का जो इशू है, मेरा ख्याल है इससे बुरा हाल कराची का जो है किसी और शहर का नहीं है। खैर बाकी शहर भी ऐसे ही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट आप देख लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई है। 25 साल 30 साल 40 साल पुरानी बसें वहाँ पे चल रही होती हैं, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। अब देखें ना उनके शीशे हैं, ना बुरा हाल है, ना लेना देना। एक आपको याद होगा 50s में कराची में ट्राम चला करती थी बंदर रोड से एक जगह तक, वो भी एक मुद्दत हुई, ख़त्म होगी। उसके बाद आप देख लें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जिस तरीके से ख़राब हुई है, सियासत की नज़र हुई। माज़रत के साथ पीछे जाना पड़ेगा, 83-84 में एक बच्ची बुशरा जैदी जो है ना, 8-9 साल की बच्ची बस के नीचे आई थी, उसके बाद से फिर वहाँ पे इख्तलाफात और शुरू हुए और आज तक जो है ना लड़ाई मार कुटाई ख़त्म नहीं, किसी ने किस तरह उसको कैश किया। देखिए, अच्छी बात है
ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो, कुछ और मसले हल हों कराची के। कराची में आप देख लें, नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आई एक अरसे से, वहाँ पे बेरोज़गारी का मसाइल है। एक ज़माने में कहा जाता था बड़ा जिसको कहते हैं शहर जो है ना लोगों का ख्याल करने वाला, पूरे पाकिस्तान से लोग आके रहते हैं। अच्छा है, बजाय इसके कि हम के माजत के साथ अली भी यही कहेंगे और कि जी ठीक है ये प्रोजेक्ट हमारे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं। मैं कहता हूँ जी कोई तख्तियाँ लगा ले, सारे अपनी तख्तियाँ लगा लें। फॉर हेवन से कराची के लोगों का कोई मसला हल हो, ट्रांसपोर्ट का इतना जिसको कहते हैं ये गंभीर मसला हो गया, वो हल होता है, लोगों की तकलीफें कम होती हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अली परवेज मलिक साहब, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन हमने देखा कि कराची को हमेशा से इग्नोर किया जाता रहा है सियासी जमातों की जानिब से, सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। लेकिन अब हमने देखा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज संगे बुनियाद भी किया गया, उसके साथ साथ K4 के जरिए ये कहा गया कि 2 सालों में कराची तक पानी पहुंचाने का इंतजाम भी किया जाएगा। जाहिर है ट्रांसपोर्ट और पानी कराची के सबसे बड़े मसाइल में से जो 2 अहम मसले हैं वो समझे। आपको लगता है कि अब कराची के मसाइल हल होने जा रहे हैं? और अब इन मामलात पर जिस तरह से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर भी अब ने पेशकश की है सिंध गवर्नमेंट को कि मिलकर काम करते हैं, कराची के मसाइल हल होनी चाहिए और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए मसाइल को लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सोनिया, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि जी हुकूमतें वक्त जो है उस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एफर्ट करे। पर मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। ये वज़ीर आज़म साहब पहले इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात की नज़र कर चुके हैं, आप ये जानती हैं। चलें, अब उन्होंने कराची की तरफ ध्यान किया, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगा। पर मैं गुजारिश करूँगा, सिर्फ 1 आधा साल पहले जब वहाँ पे तूफ़ानी बारिशें आई थी और जो हमने वहाँ पे फ्लड्स की सूरत हाल देखी थी, और उसके बाद वजीर आजम साहब ने वो कितना 1100 अरब या 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया था, तो काइंडली गुजारिश ये करूंगा कि इससे पहले कि हम तारीफों के पुल बांधने शुरू करें कि जी वो कराची को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट चले 1600 अरब का वो पैकेज दिया था। मैं गुजारिश सिर्फ गुस्ताखी इतनी करना चाह रहा हूं इत्तेशाम साहब आपसे इजाजत लेके, क्योंकि मैं इस पे सियासत नहीं करना चाहता। कराची ने बहुत सी तकलीफ देख ली है, हमें उनके हालात को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। और लाहौर के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की खिदमत थी उसकी वजह से देखे आज भी छावनियों का जो इलेक्शन हुआ है वो सारा हमने उस खिदमत की बिना के ऊपर जीता है। तो गुजारिश ये है कि अगर ये सीरियस हैं इस मकसद के लिए कि इन्होंने कराची की तकलीफ का अजाला करना है, तो उस 1600 अरब के पैकेज का पहले पिछले 1.5-2 साल के अंदर हिसाब ने कि इन्होंने कितना एक्स्ट्रा पैसा वहां पे सिंध गवर्नमेंट को या कराची की गवर्नमेंट को मुहैया किया है और उसके बाद वहां पे क्या क्या काम हुए हैं। तो मैं इनकी नीयत को और खलूस से दिल के साथ अप्रिशिएट करूंगा। अगर इजाजत दें, इसमें 1600 अरब में कल किसी के गवर्नमेंट की तरफ से एक बयान आया, नहीं इनका सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का, हाँ। वो कहते हैं कि जी इसमें टोटल 600 अरब रुपया जो है ना वो सिंध की हुकूमत दे रही है, बाकी फेडरल गवर्नमेंट से पैसे दे रही है। मैं तो इत्तेशाम साहब आपसे कह रहा हूं कि जी जो कमिटमेंट की है, जितनी भी अमाउंट थी, मेरी जो जहन में अमाउंट थी आपने उससे ज्यादा मुझे बताया, मुझे इस्लाह की, मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट, मैं कह रहा हूं उसका हिसाब दे दें। इंसान की क्रेडिबिलिटी उसी वक्त एस्टेब्लिश होती है जब आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे देखते हैं। अगर इन्होंने उस पैकेज को फंड नहीं किया तो मेरे खदशात मौजूद हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को भी इसी तरह दरमियान में लाके छोड़ जाएंगे। गुजारिश ये है, हमारी पार्टी की तो हमेशा से वोटरों के साथ अपील ये रही है कि इस मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जरूरत है। उसके लिए हमने अपनी बेल्ट भी टाइटन की है, जो बाकी बेपनाह अखराजात थे उनको हमने रिड्यूस भी किया है और इसके साथ साथ अच्छी गवर्नेंस देने की कोशिश की है। इसमें माजिद के साथ अली एक देखना, जो हुकूमत का जो यहाँ पे कहा जाता है कि कराची में सिंध हुकूमत वहाँ पे बैठी हुई है, उनसे इख्तलाफात की वजह से ये मामलात आगे नहीं जा रहे। जब भी बात होती है प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, कुछ वादे वईद करके आते हैं, वापस आते हैं, पता चलता है उसके बाद मुराद अली शाह उनके खिलाफ डायरेक्ट खोलते हैं, वो कहते हैं कि जी कोई काम नहीं हो रहा। मैं आपके सवाल पे आने से पहले सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, इन्होंने जिस एजेंसी के जिम्मे ये काम लगाया है, काइंडली जरा उस एजेंसी की, उस महकमे की अपनी भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी एक सेकंड के लिए नजर डाल दीजिएगा। जो महकमा अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने को तो अभी इस वक्त मौके पे पोजीशन में नहीं है, जो अपने महकमे की पेंशनों को सेटल नहीं कर पा रहा, वहां पे हमारे दफ्तरों के अंदर, क्योंकि रेलवे की कॉलोनियां हमारे हलकों के अंदर है, जो वर्कर वहां पे आके कंप्लेन करें, उनको जब आप हजारों अरब का प्रोजेक्ट दे देते हैं, क्या उस महकमे में ये कैपेसिटी मौजूद है? एक सेकंड के लिए इसको भी गेज कर लीजिएगा। और उसके बाद जो इन्होंने आपने बात की कि जी हमने पिछला जो सारे 2-3 साल का वक्त है एक दूसरे की टांगे खींचने के ऊपर जाया कर दिया, तो मुझे बताएं कि वो कौन सा वजीर
वजीर आजम था जो उस वक्त भी कौम को ना समेट सका जब दुश्मन ने हमारे पे हमला कर दिया। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो बहुत दूर की बात है। ये टांगे खींचने वाला काम तो 70 बरस से हम देख रहे हैं। चलें, मगर एहतशाम साहब मुझे आप बता दें, आपके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई हो, कौन सा वजीर आजम है जो अपनी पार्टी से आगे ना देख सके? आप मुझे बता दें कि वबा आपके मुल्क के अंदर आ जाए, आप बैठ के अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन के लिए, आपके दुश्मनों की बात नहीं करो, आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुन सके। कश्मीर के अंदर जो 70 साल में ना हुआ वो आपके दौरे हुकूमत के अंदर हो जाए, क्योंकि आप दुआ मांगते थे कि मोदी आ जाए और मैं उसके साथ मिलकर कश्मीर का मसला हल करूंगा। आप उसमें कौम को इकट्ठा ना कर सके। गिलगित बल्तिस्तान का मामला गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको बुलाते तो हैं, लेकिन आप ये ज़बानी कलामी बातों से नहीं होगा। जो आपकी आइन की स्कीम के मुताबिक जो आपकी जिम्मेदारी है सूबों के ऊपर, वो उनको पूरी तरह फंड करें और मिलकर बिल्कुल काम करें, बल्कि पूरी कौम को इकट्ठा करें। मेरी तो ये ख्वाहिश है। चलें, अच्छी बात है। कोरोना पे तो गवर्नमेंट जो है ना प्राइड इतनी लेती है कि जी WHO से पूछो, बरतानिया से पूछो और इंटरनेशनल अदारों से पूछो, और वो कोट करते हैं कि जी पिछले महीने जो इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है उसने बताया कि जी 50 ममालिक में पाकिस्तान का तीसरे नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग थिंग। हिंदुस्तान 47 नंबर पे आया, इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला। हमारे मुल्क के अंदर 27-28 हजार कीमती जानों का नुकसान हुआ है। मेरे लिए जो एक भी जान हमने गंवाई है अपनी नालायकी से या अपनी सुस्त रवि से, उसका कोई अजाला नहीं है। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप मुझे बता दें कि हमने जब वबा आई है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारी मदद तो जरूर की, पर हमारे वजीर आजम साहब 6 महीने तक उस वबा को पहले ओन करने में ही इनकारी थे। वो कहते थे ये एक नजले की तरह, उसके बाद जब वैक्सीन आई, बिल्कुल गलत, मुझे आपने ends will not justify the mean। मैंने आपसे गलत कहा, आप कौम को एक स्टैंडर्ड मैसेजिंग के ऊपर इकट्ठा नहीं कर सके। क्या इसमें गलत कहा कि आप ये मुझे खत्म तो करने दे। आपने क्या ये नहीं कहा कि ये नजले की तरह आप वैक्सीन शुरू पे चंदे के ऊपर चलाते रहे, आज आपने 7 करोड़ लोगों को डोज एडमिनिस्टर कर दी, अच्छी बात है, पर जो आपकी सुस्त रवि की वजह से 27,000 जाने गई उसका कौन जिम्मेदार है? तो गुजारिश ये कौम को जब ऐसे मसाइल आगे दरपेश होते हैं ना, तो आपको वजीर आजम को सियासत से ऊपर बालातर होकर कौम को एक जुमला कह दूं। देखिए, इस कोरोना के मामले पे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसके साबिक सदर ट्रंप जो है ना, उसने भी बहुत देर में समझ आई। फौची जो है ना, डॉक्टर फौची, उसने देखा 10 बयान बदले उसमें आप देखने दुनिया इसकी वजह है कि इतनी जल्दी मतलब है किसी को समझ नहीं आई, लिहाजा ये कंडोम करें इन बातों को। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि सिर्फ इस चीज के अंदर के जी एक ऐसा चैलेंज आपके सामने था जो लोगों ने 100 सालों के अंदर नहीं देखा। असल चैलेंज की बात करते हैं जो आपको है। पर मुझे बताएं, क्या वजीर आजम के ऊपर यह लाजिम नहीं था कि कौम को समेटते? क्या इसमें मैं इतनी अनरीजनेबल बात कर रहा हूं कि जी कि आप सारी ऑपोजिशन लीडरान के पास, खास तौर पे जब आपके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो जिसने डेंगू की वबा के साथ हंगामी बुनियादों के ऊपर लड़ाई की हो और उसको हराया हो, तो आपको लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। सर अब जरा आ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर जो जंग चल रही है उस पर। अली परवेज मलिक साहब, 3 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ये कह रही थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। फिर गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि हमजा शहबाज का बयान आता है, वो कहते हैं कि दुरुस्त फैसला था और पार्टी क़यादत की मुशावरत से हुआ। सर, ये फैसला दुरुस्त था या आपको क्या लगता है ये गुनाह कर दिया था उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने? गुजारिश इस तरह से, मैंने वहां पे पार्टी की हिदायत के ऊपर, जब पार्टी के दरमियान जब ये डिस्कशन हो गई और ये फैसला हुआ कि हमने उसको खित्ते की सूरत हाल देखते हुए ओन करना है, तो मैंने उसको वोट दिया है। मैं आज उसको किस तरह से जुटला सकता हूं? बात ये नहीं है। जो चीज आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो ये है कि अननेसेसरी मामलात को सेंसेशनलाइज ना करें। मरियम साहिबा का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने मैं आपसे बात सुन लेना जी, वो असेंबली के अंदर तो मौजूद नहीं है ना। उन्होंने, आपने जब पार्टी के अंदर ये डिलिबरेशंस हुई, उन्होंने अपना बयानिया बिल्कुल वहां पे पेश किया। उसके बाद जो वहां पे पार्टी का हतमी फैसला हुआ, उसके पीछे सारे मेंबरान ने लबैक करके वोट दिया। उनकी खुशकिस्मती, उनके मसले, उनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ये थी कि वो असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थी। तो आज उन्होंने अपना बताया कि मेरा जहन ये है
कि आपको ये जो एक्सटेंशंस देने की जो सूरत हाल है और ये जो तरीकाकार है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप एक्सटेंशनों को सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करते हो, मैं सिर्फ एक एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, चेयरमैन नैब साहब का भी मामला आपके सामने है। जब आइन के अंदर ये चीजें कदगने लिखी गई हैं तो उसके पीछे एक सियासी मंतक, एक दानिश मौजूद है, तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। देखिए, लेकिन सर मियां जावेद लतीफ साहब तो ये तक कह चुके हैं कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान में होते या फिर मरियम नवाज रुकने कौमी असेंबली होते तो हम कभी भी हिमायत ना करते, और नवाज शरीफ साहब का ये अपना फैसला नहीं था। देखें, मुझे तो मालूम नहीं है, मुझे तो पार्टी की ये पता है कि हर फोरम के ऊपर जब ये डिस्कशन कंक्लूड हुई है बिल्कुल डिफरेंट उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू थे, और उसके बाद जब फैसला किया गया वो हाईएस्ट पार्टी के लेवल के ऊपर किया गया और हमें कन्वे किया गया कि आप उसको फॉलो थ्रू कर लें। अब आप किस रिपोर्ट की बात कर रही हैं मुझे उसका कोई नहीं पता, पर अगर मरियम साहिबा का उसके ऊपर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू था तो बिल्कुल होगा, उन्होंने आके आपके सामने टीवी पे बता दिया। पर जब पार्टी ने फैसला किया 100% कंप्लायंस हुई, उसके ऊपर आज उसके ऊपर आपको दोबारा सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है और लोगों के ऊपर हमें इस तरह से ट्रीट करना है। मेरा ख्याल है अली ने बड़े वाज़ेह तौर पे बड़े खूबसूरत तरीके से बात करती। देखे ना, जब फैसला क़यादत लेवल पे हो जाए, लीडरशिप लेवल पे हो जाए तो उसके बाद मसाइल को दोबारा से नहीं खोलते। अभी काश मरियम नवाज साहबा इसको अवॉइड कर लेती, मेरा ख्याल है इससे पार्टी के अंदर। वो वहां पे उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जी मेरा जो इस मामले के ऊपर अपनी ओपिनियन है अली उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको देखें, ये तो सियासी गुफ्तगू किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसों में करते हैं, मैं उसको सेंसेशनलाइज करने के लिए मैं भी कर लूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने यकीनन ये बात की होगी पार्टी के क्लोज डोर्स के अंदर, पर जब हाईएस्ट लेवल पे फैसला हो गया तो ये पार्टी का फैसला था, इसको इसी तरह लेना। देखिए, मैं आपको बताऊं अली, देखो दयानतदारी की बात यह है कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, जिस कख्ती के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया। उन्होंने इत्तेशाम साहब वोट दिया, उनका वोट नहीं ऐवान में मौजूद ही नहीं है। मैं उसी तरफ आता हूँ। देखिए, जब इतना नुकसान अली हो जाए ना, उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए अपने मोहम्मद जुबैर साहब की तरफ से आई है, जो आजकल फंस गए एक मसले में। उन्होंने टीवी के ऊपर दी है जी, उन्होंने टीवी के ऊपर दी है। देखें, ये जब आप प्रेस के साथ इंगेज करते हैं तो आपका वहां से क्या अल्फाज आपके मुंह से निकलते हैं, आप उसको किस तरह से करते हैं, उसको इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज। मैं आपकी बात मैं मान लेता हूँ आप, लेकिन मुझे बताएं उसके बाद फिर हमजा शहबाज का रिएक्शन आना चाहिए था इस पे। देखिए, वो भी वहां पे मैं आपको बता देता हूँ, वो हमारे एक एमपीएस साहिब हैं, उनके रिश्तेदार की वफात हुई थी, वो वहां पे ताजियत करने गए थे, तो उन्होंने आके बाहरी स्टेटमेंट तो नहीं दी वहां पे। मैंने सोनिया आपसे कहा है कि मैंने पार्टी की हिदायत के ऊपर जब ये हतमी फैसला हुआ मैंने वोट दिया। मैं यहाँ पे आपके टीवी पे उसके बारे में जो मर्जी कहता रहूं, उससे कोई फर्क पड़ता है? मैंने जो अपना एक्शन, अपना जो फैसला जो पार्टी की हिदायत पे किया, मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। वो गलत है, सही है, आज मौका नहीं है कि हम उसको दोबारा से ओपन अप करें, खास तौर पे जब हमारे आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आग लगी हो, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दुश्मन आपके ऊपर चढ़ाई करने को, मैं इन चीजों को दोबारा से खोल। चलें अली, आपकी इस समय सवाल आपसे पूछूंगा। देखें, मैं अगर जाती तौर पे दयानतदारी से मैं समझता हूँ सोनिया, इससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। और फिर देखें इसके बाद फिर जो जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि जी पार्टी के लीडरशिप के इख्तलाफात हैं, कारकुनों के नहीं है। कल एक बहुत बड़ा दिन था उस हवाले से। फिर आप देख लें पिंडी में इख्तलाफात की बात हो रही है, पिंडी डिवीजन में आप देख लें पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं। देखें, हर आदमी ये बात कर रहा है, एडिटोरियल लिखे गए, आर्टिकल लिखे गए, क्या नहीं हुआ कि जी दो बयानिए, और सब लोगों को अली पता चल रहा है कि इससे आपको बहुत नुकसान हुआ, नुकसान होगा। अब 2023 आ रहा है, इलेक्शन में आप जाने वाले हैं। अब आपकी पार्टी के लोग, आपको भी पता है, हमें भी मिलते हैं, बात करते हैं, किसी को समझ नहीं आ रही। आपके MNAs MPs वो परेशान बैठे हैं कि जी किन की लाइन ली जाए। बस सवाल तो ये है कि आपने उनको सदर बना दिया जिनका नाम शहबाज शरीफ है। भाई अगर वो किसी साथ तरीके से पार्टी को बचाना चाहते हैं, पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, 2023 का इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है इस तरह की बातें जो है ना वो पार्टी के लिए नुकसानदेह हैं, पार्टी का अगला लाहेमल उसको अचीव करने में नुकसानदेह है। चलें, ये तो हो गया। अली, मुझे वन लाइनर आप जवाब दें, ये प्रोवोकेशन क्या थी? लीडर का काम होता है कि इस तरह के सवालों को चुप करके निकल जाए आगे। जब आप इस तरह की आप बात कर देते हैं, उसके बाद देखें बहस रुकने का नाम लें। मरियम के नवाज केस के बाद कम से कम 40 प्रेस अपना या क्या कहते हैं टीवी टॉक्स हुई है ना, सब का सब मौजू यही था। और अल्टीमेटली जो लोग इसमें से अर्क निकाल रहे थे वो ये था कि जी इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। आपने अपना नुक्ता नज़र दे दिया। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ये इख्तलाफात कहीं ना कहीं इसको जाकर रुकना चाहिए। अब शहबाज शरीफ साहब, मैं जिस देखता हूँ जिस अंदाज से ऑपरेट करते हैं, वो सब लोगों से बना के रखते हैं। उनका ये कहना
कि जी पाकिस्तान के अदारे मोहतरम हैं, उनके लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कभी इस तरह बाईपास करके जाना और इख्तलाफी मसाइल को लेके जाना अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदेह होता है, यानी पार्टी के लिए। तो मेरा ख्याल अभी भी वक्त है, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है कि जिस अंदाज से ये बात निकली है मरियम साहबा की, उसके बाद हमदा शहबाज का रिएक्शन, फिर ख्वाजा आसिफ ने इस पर बात की, फिर इस पर धड़ाधड़ प्रोग्राम हुए, लोगों ने लिखा, तो मेरा ख्याल है इसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि वो कहते हैं ना नो कमेंट, अगर नो कमेंट कर देती तो मेरा ख्याल है इतना नुकसान ना होता। हाँ, और अली परवेज साहब, आपने कहा कि इख्तलाफात होते रहते हैं पार्टीज के अंदर, ये बात दुरुस्त है। चलें एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक हैं, मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बात की कि पार्टी को बहरहाल इससे नुकसान हो रहा है, मेरा सवाल ये है कि सर ये वोटर्स जो हैं मुस्लिम लीग नून के, आपको लगता है कि ये उनके लिए कितना तशवीशनाक है? देखिए ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सुनिए, कई मतलब अब खुल के सामने बात आई है कि वोटर भी, सपोर्टर भी, हमायती भी जो है ना वो परेशान है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना। मेरा अपना ख्याल है अली के सारे मामले में आपकी पार्टी के एक दो लोग हैं, वो अगर इस तरह के बयानात ना दें, मसलन आपकी पार्टी को बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी बड़ा डैमेज हुआ, मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया था खपे वाला, चलें उसको भूल जाते हैं। अब चंद दिन पहले का उनका बयान वर्बेटम में आपको 2-3 उनकी बातें बता, वो क्या कहते हैं, टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे कि नून लीग में 4 से 5 लोग असाइनमेंट्स पे हैं, जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचती है एक उठकर नई बात कर देता है, मेरे मुंह से ना निकलवाएं। फिर कहते हैं जी इन 4-5 लोगों को बयानियाँ ख़राब करने के लिए असाइनमेंट दी जाती है, ये वो लोग हैं जो मफाहमत की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी असाइनमेंट देने वालों को चोरी निसार का अंजाम देखना चाहिए। आप नहीं समझते कि उनको भी किसी वक्त बैठ के पार्टी की लीडरशिप कहे कि भी इख्तलाफी मामला तो आप ना छेड़ें, अगर आप छेड़ेंगे फिर आप एक दफ़ा बात कहेंगे। अब देखें मरियम साहब ने एक जुमला कहा, मेरी नज़र में वो कहती ठीक है कि नो कमेंट, तो बात नहीं बननी थी। अब ये जहाँ पे बात होती है, मियाँ साहब पहले ही जावेद लतीफ़ साहब फंस गए थे, इतना उन्होंने डिफेंड किया अपने मामले को और नुकसान हुआ। गलत बात पे जब भी आप अड़ जाए ना तो नुकसान ही होता। आप नहीं समझते कि मियाँ जावेद लतीफ़ इसी तरह के 2 हॉक्स जो हैं वो इस तरह के बयानबाजी ना दें जो अल्टीमेटली मेरा ख्याल है जो पार्टी में मफाहमत या बड़ा तबका मेरी नज़र में उनका नुक्ता नज़र डैमेज होता है। देखिए एहतशाम साहब, आपने जिस मामले की तरफ इशारा किया है ये वही मामला है जिसके ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब को शो कॉज नोटिस इशू हुआ है और उनको कहा गया है कि आप पार्टी को एक्सप्लेन करें कि आप इस तरह से सीनियर लीडरशिप के ऊपर इल्जामात क्यों लगा रहे हैं। देखिए अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो बिल्कुल पेश करें ताकि हम अपनी पार्टी की सफ़ों के अंदर ये सफाई कर सकें, और अगर नहीं है और आपने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं तो ये निहायत ही गैर मुनासिब है और इस चीज़ को रुकना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक बात की। और जहां तक बयानिए की बहस है, कोई यहाँ पे 2 बयानिए नहीं है। मुझे आप खुद बता दें एहतशाम साहब, आप इतने सीनियर एक एनालिस्ट हैं कि यहाँ पे क्या कोई भी आदमी हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ऐसा मौजूद है जो मियां नवाज शरीफ साहब की क़ियादत को क्वेश्चन करता है? बात यह है कि आप डिफरेंट यहाँ पे अपने जो आपके जो अपनी सोच है, देखें जो बयानिया है वो सिर्फ एक है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर इदारों को मजबूत करना चाहिए, इस मुल्क के अंदर इदारों को अपने दायरा कार के अंदर रह के काम करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर नहीं चलना चाहते, वो क्या नहीं चाहते आइन की बालादस्ती हो? देखिए अब उसको आपने अचीव किस तरह करना है, वो रास्ता शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा जब हतमी फैसला कोई भी हो जाता है, जिस तरह एक्सटेंशन के मामले के ऊपर हुआ, तो सारी पार्टी उसको ओन करती है और ये नून में से शीन, शीन में से मीम की जो बहस है तो ये 16 साल से चलती आ रही है और इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। आज जो यहाँ पे लोगों की बुनियादी तकलीफ है उसका अजाला करने के लिए आप लोगों को चाहिए फोकस उन मामलात पर खामखा की सनसनी फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी बात से 110% सहमत हूँ कि मियां नवाज साहब की क़यादत के मसले पे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन साथ फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि बड़े मियां साहब अगर आपने शहबाज शरीफ साहब को अपनी पार्टी का सदर बनाया, लीडर ऑफ द ओपोजिशन बनाया, तो फॉर हेवन सेक उनको इख्तियारात भी दें कि वो बात करें। अगर वो कोई बात करके वो फंस ना जाए कि सारे 2-4 हॉक्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जो पार्टी का सदर होता है उसकी रजामंदी के बगैर वहां पे एक पत्ता भी नहीं उठ सकता। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, पर एट द सेम टाइम ऑल्सो अप्रिशिएट कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सियासी पार्टी है, वो कोई रेजिमेंट नहीं है जिसके अंदर आप लकीर खेल दें, उसके ऊपर सारे के सारे लोग उस लकीर के ऊपर चलना शुरू हो जाए। जिस चीज के ऊपर मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं ये जब फैसला होता है
तो मुझे बताएं 100% कंप्लायंस तो होती सर, है ये कि जो नहीं पार्टी होती? सिर्फ मीटिंग्स इतनी के सी मैं अंदर- गुजारिश करूंगा, इसके आगे हम इसके अंदर डोंट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस में से लेकिन अली नुकसान परवेज होता है, मलिक साहब, कंप्लायंस होता है, नुकसान होता है। तो बेहतर होना चाहिए। मेरी अब मीडिया मैं के ऊपर आपसे फिर आप मैं आकर बयानात ना आपसे मैं देना, अली आपसे परवेज अपनी मलिक साहब, सोच बता पार्टी देता हूं, मीटिंग्स के मैं आपसे अंदर अपनी अपनी सोच बता देता हूं, बताएं। उसके अंदर शायद आपको जवाब मिल जाए। ये जो आपके जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं ना, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, ये बिहाइंड क्लोज डोर्स होने चाहिए। मेरी नजर के अंदर आपको ये पब्लिक के अंदर मामलात को नहीं लेके आना चाहिए। जब पार्टी फैसला कर ले, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, मैंने वोट दिया है और मैं उसको गलत कहूं सही कहूं, आज उसका कोई मतलब नहीं है पता, क्योंकि उसका कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि लोगों को पता है कि पार्टी ने जब फैसला किया तो हमने उसकी सपोर्ट की थी। इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए, बात करने की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है अली कि जी पार्टियों के अंदर, सियासी पार्टियों के अंदर इख्तलाफात जो होते हैं वो जमहूरियत का हुस्न होते हैं। एज ए मैटर ऑफ हुस्न नहीं होते, या अल्टीमेटली जड़ों में बैठ जाते हैं। देखें एहतिशाम साहब, ये नून में से शीन, शीन में से मीम, ये कितनी देर से बहस चल रही है? आपने मेरे से कहीं ज्यादा इस चीज को कवर किया है। रहने दें, यहाँ पे वोट बैंक जो सारा है वो मियां नवाज शरीफ साहब के थ्रू एमिनेट करता है, उनके साथ वाबस्ता है, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब का जो खिदमत का रिकॉर्ड है, और जब वसीम अकरम प्लस के साथ जब उसका मुआवजना होता है, तो लोग कहते हैं कि जी इससे बेहतर कोई पार्टी आज भी इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए मौजूद नहीं है। इसीलिए आपको वाइड स्प्रेड सपोर्ट पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नजर आती है। काश पूरे मुल्क में हो। देखिए, पंजाब से जीते हैं आप, हमेशा पंजाब से, जब से आपकी पार्टी बनी, आपको आप मुझे बताएं, बलोचिस्तान से एक सीट नहीं आई आपकी, कराची से एक सीट आई, वो भी पीपल्स पार्टी 2 पे, वो कहते हैं 2 वोटों से जीते हैं, झगड़ा चल रहा है। वो सईद गनी साहब अदालत में चले गए। मेरी अर्ज तो सुन लें, पंजाब से हमारी सीटें नहीं आई, पंजाब से हमारा क्लीन स्वीप हुआ है। और एहतिशाम साहब, आप दिल पे हाथ रख के मुझे इस चीज का जवाब दें कि कभी हुआ है कि कोई आपकी ऐसी पार्टी जो ना सूबाई हुकूमत के अंदर हो ना वफाकी हुकूमत के अंदर हो, उसके बावजूद बल्दियाती इलेक्शन जीत जाए? आप मुझे उसकी कोई मिसाल दे दें, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो प्लीज अप्रिशिएट कि जब मुआजना लोग करते हैं, लोग शऊर रखते हैं, वसीम अकरम प्लस के पंजाब का और शहबाज शरीफ पंजाब का, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर इनको मौका वफाक के लेवल पे मिलेगा तो यही तरक्की, यही खुशहाली पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर नजर आएगी। एहतिशाम साहब क्विकली इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर हम आगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोयटा से एक सीट नहीं मिली, बलूचिस्तान से आपको सीट नहीं मिली, कराची से एक सीट मिली है, उस पर भी झगड़ा है। इलेक्शन है, हुकूमतों के बगैर कोई जीता आज तक? देखिए, दो सीटें, मुझे इसका जवाब दें। केपी में आपके देखें कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारी हुकूमत ना सूबाई हो ना वफाकी हुकूमत हो, कभी कोई पार्टी जीती है आपके बल्दियाती इलेक्शन? आता हूं उसी तरह, बताएं ना जी। मैं बता रहा हूं आप देखें, एक बात में तो वजन है, 1-2 सीटें जो है ना पीटीआई ने आपसे कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान से नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि बैटल ग्राउंड पंजाब ही है, 12 करोड़ का सूबा है, आप पंजाब से निकलते नहीं, हमेशा इलेक्शन आप जीत के आते हैं, यहीं से प्राइम मिनिस्टर, यहीं से चीफ मिनिस्टर। मुझे एक ऐसे बल्दियाती इलेक्शन की मिसाल दे दें जिसके अंदर आपकी सूबाई हुकूमत भी ना हो और वफाकी हुकूमत भी ना हो, और आप क्लीन स्वीप करें वो सूबा। मुझे आप उसकी मिसाल दे दें, मैं आपकी बात को मान लेता हूं। देखें, आप ये भी तो समझें कि हमारी पार्टी के साथ किस एनवायरमेंट में ये इलेक्शन है। 2017 में जो रिजल्ट 2017 का अली कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन देख लें, बिल्कुल रिवर्स हुआ था। अच्छा, मेरी बात सुनिए, 47 सीट मिली थी पीटीआई को, 69 मिली थी आपको। मेरी ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगी हुई थी वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर। वहां पे जब हमारी हुकूमत थी, हम एक वार्ड हारे थे, इस इलेक्शन के अंदर वो वार्ड भी हम जीते हैं। ये वो मकबूलियत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बयानी है, उसकी खिदमत की रिकॉर्ड की वजह से और इन नालायकों की परफॉर्मेंस की वजह से आज की अवाम ने हमें मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अब जरा आ जाते हैं चेयरमैन नैब के मामले पर। 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म होने जा रही है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। अब हुकूमत क्या करने जा रही है, ये मामला कैसे हल होगा, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। माहिर कानून अजहर सदीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजहर सदीक साहब, 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म होने जा रही है। अब आइन के मुताबिक अगली मुद्दत के लिए चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होनी चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम मुशावरत करने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट। तो आपको क्या लगता है, क्या ऑप्शंस बाकी रह जाएंगी? और फिर 8 अक्टूबर को मुद्दत मुलाजमत खत्म होने जा रही है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या लगता है आपको? देखिए सोनिया, एक बात समझने वाली बात है कि ये लीडर ऑफ द हाउस और अपोजिशन लीडर का ये जो
अमेंडमेंट की हुई है। ये वो 18वीं तरमीम में जब मामला सारे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सारा, ये एक पूरी प्लान तरीके से की गई थी जाने वाला और आने वाले। मैं नहीं समझता कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर या हुकूमत वक्त का भी चले, अपनी जो हुकूमत वक्त होती है, साथ की ड्राइव उन्होंने चलानी होती है, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश बना ली इन्होंने, बन चुकी हुई है, अब 6B के अंदर मौजूद है। 6B को आज भी आइन के साथ अपना कानूनी तौर पर सिंपल मेजोरिटी के साथ तरमीम की जा सकती है या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ तरमीम की जा सकती है, और उसमें जो मुशावरत का एलिमेंट है वो मुशावरत का एलिमेंट आज भी आप खत्म किया जा सकता है। फर्ज करिए अगर मुशावरत नहीं होती, जैसे आईने पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर को अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है अगर आपका कंसेंसस नहीं होता है तो फिर आप 3 नाम भेजते हैं, पहले मैंने कमेटी के पास जाते हैं, वो कमेटी फैसला करती है। यहाँ जो सेक्शन खामोश है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने इनसे पूछ लेना है, नाम दे देने हैं। अगर वो यहाँ ये नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन लीडर की मर्जी से करना है, कंसेंट का लफ्ज नहीं है। अगर कंसेंट का लफ्ज होता तो फिर तो बात अपनी जगह पर मौजूद ही है। एक पोजीशन मैंने ये रख दी है, साथ रख दी है, की जा सकती है, तरमीम की जा सकती है, मुश्किल काम नहीं है। जी आप अदर सिद्दीकी साहब देखें, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे, आपको पता है कि जब इरफान कादर साहब को पीपल्स पार्टी के ज़माने में प्रोसिक्यूटर जनरल लगाया गया था, उन्होंने उनको नलवाइड कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था। अब ये आर्टिकल 6 बड़ा वाज़ेह तौर पे सेक्शन 6 ये कहता है 4 साल की मुद्दत के लिए कंसल्टेशन होनी चाहिए। आपको फिर क्या लगता है? एक तरफ फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ओपोजिशन लीडर से हमने इसलिए नहीं बात करनी कि वो मुजरिम है, और साथ वो भी कहते हैं कि जी उनसे कंसल्टेशन करना ऐसे ही है कि जी एक मुजरम से पूछा जाए कि तुम्हारा तफ्तीशी अफसर कौन होगा। ये तो खैर मेरा ख्याल है मजाक वाली बात हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि भी जो मौजूदा कानून है हज़रत साहब, उसके तहत तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। जी अच्छा देखिए श्याम साहब, जो आप बात कह रहे हैं ना मौजूदा हालात के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है मुशावरत के हवाले से, लेकिन मुशावरत का मतलब ये नहीं है कि मीनिंगफुल कंसेंट। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि हुकूमत वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर वो लिख सकते हैं, और ये लाजमी बात है कि अपोजिशन नहीं मानेगी, चूंकि ड्राइव चल रही है उनके खिलाफ, और वो यानी एक जो अदालतों में अपने केस भुगत रहा है वो बताएगा कि उसकी मर्जी का चेयरमैन लगाएं, उसकी कंसेंट का लगाएं। और असूली तौर पर तो यहाँ जब रऊफ कमीशन बना था इन्होंने खत्म कराया था, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में आया था, बड़ी बड़ी तैनातियां करनी है तो कमीशन बनेगा, वो देखेगा। यहाँ तो इस तरह की अगर तरमीम अगर आ जाए तो अपनी जगह है। मैं नहीं समझता कि ये मीनिंगफुल कंसेंट के हवाले से कि उनकी मर्जी से हुकूमत चाहे तो सिर्फ नाम भिजवाए, उनको वो बताए। मिसाल के तौर पर को नाम भिजवाती है, वो नहीं मानते तो हुकूमत वक्त तो चेयरमैन नया तैनात कर सकते। दूसरी मैंने तरमीम बता दी है। नहीं, एक चीज दर साहब और बताइएगा, देखें इसमें कहा जा रहा है कि जी इनकी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, लेकिन असरनो तैनाती हो सकती है। ये क्या, हमें बताएं, ये क्या फर्क है? अच्छा देखिए श्याम साहब, आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बात मैं समझ नहीं सका, लेकिन मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ देखें, यहाँ बड़ा सिंपल सा लेआउट है। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89 मौजूद है। आर्टिकल 89 के तहत हुकूमत वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर सकती है, यानी लफ्ज यहाँ लिखा हुआ है नॉन एक्सटेंडेबल। इससे पहले आपको पता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल में भी ये लिखा हुआ था, और प्रोसिक्यूटर जनरल का भी उन्होंने नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज निकाल कर और वो बाकायदा उनको एक्सटेंशन दे चुके हैं, यानी अगर जाना चाहे तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई कदगन नहीं है। आप ऑर्डिनेंस के जरिए लाकर आप ये लफ्ज लिख सकते हैं, नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज काट दें, आप दोबारा तैनात कर सकते हैं। लेकिन मेरे तक जो इतला यही है कि वो बाकायदा जो है ऑर्डिनेंस 2 तरह से बना था। पहले तो यही था कि इसको एक्सटेंड करने के हवाले से बात है, दूसरा ये है कि यहाँ से जो अपोजिशन लीडर है उसकी जो लिखा मुशावरत का लफ्ज है वो निकाल दिया जाए, और नॉन एक्सटेंडेबल का लफ्ज अगर वो भी निकाल दिया जाए और ये मामला छोड़ दिया जाए, नए लोगों में नए वाले चेयरमैन ही आ जाए। लेकिन एक मानना पड़ेगा एहतिशाम साहब, मौजूदा चेयरमैन ने 535 अरब की रिकवरियां की हैं, रिकॉर्ड में आज तक कभी इतनी रिकवरियां नहीं हुई हैं। 1990 से ले लें आप, 1999 से लेकर 2016 में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 295 या 290 अरब है, और इस मौजूदा चेयरमैन के दौर में 535 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस पर कमेंट ले लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, अब हुकूमत तो कह रही है कि हम मुशावरत भी नहीं करेंगे, कानूनी रास्ता भी मौजूद है, अब आपकी क्या टेक है? अभी जिस तरह से अजहर सिद्दीकी साहब ने भी बात की कि ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है, लेकिन अजहर साहब से ये भी हम पूछेंगे, पहले आप बता दें कि अल्टीमेटली तो ये फिर जाके पार्लियामेंट से करवाना पड़ेगा ना। साहब, मेरे लिए अजहर साहब काबिल एहतराम है, गुजारिश ये है कि किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो मैं अपना यहाँ पे आज व्यू नहीं बता सकता ना। जो
जो आज कानून मौजूद है उसके अंदर मीनिंगफुल कंसल्टेशन की वहां पे रिक्वायरमेंट है, उसको चेंज कर ले कानूनी तरीके के साथ, तो मुझे तो उसके ऊपर कोई गिला नहीं है ना। पर अगर गैर कानूनी तरीके से कुछ ये काम करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी गुजारिश ये है कि एक इल्जाम किसी बंदे पे लगा और किसी के अंदर कन्विक्शन हुई हो किसी की, तो उसके अंदर जो तफरीक कानून के अंदर मौजूद है ना जी, उसको काइंडली यहां पे टीवी के ऊपर आके इस तरह से कंफ्यूज मत करें। वरना तो यहां पे हेलीकॉप्टर केस का भी रेफरेंस जो है वो नैब के पास पड़ा हुआ है, और आज सिर्फ इसलिए कि वो गठजोड़ मौजूद है तो वहां पे उन्होंने वो रेफरेंस फाइल नहीं किया, तो इल्जामात तो यहां पे किसी के ऊपर भी लग जाते हैं। गुजारिश मैं आपसे जो करना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आज के हुक्मरान जरा से भी दानिशमंद होते हैं ना, तो इस किस्म का जब मौका आपके सामने आता है तो आपको यह मौका मिलता है कि आप एक नया आगाज कर सकें, इन तलखियों को पीछे छोड़ सकें और एक बेहतर रास्ता आगे इख्तियार करके आगे चल सकें। अब गुजारिश ये है, जो मंतक है कि उनका टेन्योर आपका एक्सटेंडेबल ना हो, उसके पीछे ये है कि आप सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल ना करें। गुजारिश ये है कि सियासी उसकी कंसल्टेशन इसलिए होनी चाहिए कि वहां पे आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एलिमेंट खत्म कर दें। अच्छा। और गुजारिश जो परफॉर्मेंस की बात की, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लें, उसके बाद ये बात तय कर लें। अदर साहब एक चीज बता दें, ये दोनों कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी और नायब की तैनाती के लिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा अल्टीमेटली। देखिए, मैं बड़ी सीधी सी बात, हमारे सियासतदानों का प्रॉब्लम ये है कि ये देखते हैं कि हम कहीं पकड़ में ना आ जाएं। जिस दिन ये स्टेट्समैन बन जाएंगे, ये सोचेंगे मुल्क और कौम के लिए क्या बेहतर है, शख्सियात प्रस्ती छोड़ देंगे, या आइन और कानून चाहेंगे सबके लिए बराबर हो, तो फिर ये हालात सही हो जाएंगे। लेकिन आइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? मैंने तो आपसे कहा ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलेगा, आइन को जाकर तरमीम कर ले। और जो परफॉर्मेंस है, जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ने, यहाँ पे आके लोगों के ऊपर इल्जाम तो ना लगाएं कि नीर शक करेंगे तो देख ले 3 साल में मुल्क को पहुंचा कहां दिया है। माशाल्लाह परफॉर्मेंस की तारीफें ये कर रहे हैं और नौकरी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। खत्म हो गया है। अजहर सदीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। अली परवेज साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।